आज टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी जी की इस वक्त जो बातें हैं, लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं योगी जी कि मानो कि आपकी बातों से ही दिन शुरू होता है, उस पे प्रतिक्रिया से ही नाश्ता होता है लोगों का, फिर उसके बाद कुछ और कहते हैं, तो पूरा दिन इसी में चलता है। और इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां चुनाव की कितनी बढ़ रही हैं। योगी जी, नव भारत का ये नव निर्माण मंच है। मैं शुरू करना चाहती हूँ कि हमने टाइम्स नाउ नव भारत का आगाज़ किया है। आज 45 दिन का हमारा चैनल हुआ है और पहला नव निर्माण मंच हमने उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में रखा है। और हम चाहते हैं कि मुद्दे देश के हों, विकास के हों, आम आदमियों के हों, उनकी ज़िंदगी, उनके जीवन सुधारने के हों। तो आज मैं शुरू इस बात से करना चाहती हूँ योगी जी, 9 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में लग गए हैं। ये कितना बड़ा माइलस्टोन है, कितनी बड़ी आपके लिए ये मंजिल थी? मैं सबसे पहले टाइम्स नाउ ग्रुप को हृदय से बधाई देता हूं और इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि नव भारत नव निर्माण का यह मंच इस पूरे ग्रुप के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। और उत्तर प्रदेश से आप शुरू कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये देवभूमि है, सफलता तो अपने आप ही प्राप्त होगी। बहुत अच्छे समय में आप लोगों ने इसे शुरुआत किया है और 45 दिन आज हो रहे हैं और 45 दिन के अंदर बहुत कुछ झलक इसकी देखने को मिली है। मुझे विश्वास है कि जनाकांक्षा के अनुरूप यह हिंदी चैनल प्रदेश और देश के अंदर अपना एक स्थान बनाएगा और हिंदी के प्रेमी जहाँ भी हैं देश और दुनिया में, उन सभी लोगों के विश्वास का प्रतीक बनेगा। आज के इस मंच के लिए मैं आपके इस पूरे ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभिनंदन भी करता हूं। आपने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, उसके बारे में जो बात कही है, और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश ने, यानी देश का पहला राज्य है जिसने 9 करोड़ वैक्सीन के डोज अपने राज्य के नागरिकों को दिए हैं, वो उत्तर प्रदेश है। 9 करोड़ का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया है। 9 करोड़ डोज देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होने के नाते, यानी हम आधी आबादी को सुरक्षा का एक कवच दे चुके हैं इस महामारी से। देखिए, एक डोज भी लगेगा तो WHO ने भी इस बात को माना है और नीति आयोग ने भी इस बात को माना है कि उसको सुरक्षा का एक कवच प्राप्त हो चुका है। हाँ, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। और कोरोना की सेकंड वेव जितनी तीव्र थी, आपने दुनिया के तमाम विकसित देशों के अंदर के नज़ारे देखे होंगे। अलग विषय है कि जब भारत के अंदर सेकंड वेव थी तब मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा हुआ था और नेगेटिविटी बड़ी पैदा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन आज वही लोग मौन हैं। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ देखने को मिला, उन सब की आंखों को खोलने वाला ये सब है। और इसीलिए हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। देखिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1947 में देश की आज़ादी के बाद, ठीक है, देश जब गुलाम था, उससे पहले
1718 से लेकर के 1926-27 तक स्पेनिश फ्लू से भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में मौतें हुई थी। उन मौतों के दो कारण थे, बीमारी से भी मौत हुई थी और भूखमरी से भी मौतें हुई थी। हमारे लिए एक एक जान कीमती है और उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है इस महामारी के दौरान। वे कोविड से भी हो सकते हैं और नॉन कोविड से भी मौतें हो सकती हैं। देश गुलाम था, सरकारें संवेदनहीन थी, उस समय नहीं हुआ होगा, कोई पुरसाहल नहीं था। लेकिन आजाद भारत के अंदर भी अनेक बार तमाम प्रकार के फ्लू आए, किसी सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। बीमारी आती थी। आज मुझे बताइए, डेंगू से मौतें आज भी हो रही हैं, डेंगू का वैक्सीन क्यों नहीं आ पाया? इससे पहले स्वाइन फ्लू आया था, इससे पहले और भी अन्य फ्लू आए थे, कभी कोई वैक्सीन, कोई दवा मार्केट में नहीं आ पाई। डेंगू के नए वेरिएंट से भी मौतें हो रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। और केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, दुनिया के अंदर भी ये दहशत का माहौल है। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए, प्रबंधन के लिए और प्रत्येक नागरिक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपने संवेदनशील नेतृत्व के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे सुरक्षा का जो कवच दिया, अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और आज उसी का परिणाम है। भारत 2 स्वदेशी वैक्सीन 16 जनवरी से हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लक्ष्य को लेकर के जो हम पे आरोप लगाते हैं ना, ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है, ये सबको वैक्सीन का मतलब भारत के हर नागरिक और भारत में रहने वाले हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन देंगे। और आज उसी का परिणाम है कि देश ने परसों 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज दिया है और उत्तर प्रदेश ने आज 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं फ्री में वैक्सीन देने के लिए और उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों का आह्वान करूंगा कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं, किसी के बहकावे में ना आए। योगी जी, अब मैं राजनीतिक कवरेज करते करते अब मेरे दिमाग में राजनीतिक सवाल ही आता है। बहुत से लोग एक स्पेक्यूलेशन कर रहे थे महीने 1.5 महीने पहले, और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई बीजेपी की सरकारों में कि मुख्यमंत्री बदल दिए गए, बदले हैं। उत्तराखंड में लोग उत्तर प्रदेश की भी बड़ी अटकलें लगा रहे थे। अब यहाँ तो मामला ही दूसरा है। कल प्रधानमंत्री जी आपकी तारीफ कर रहे थे, आज आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। बदल गए गुजरात के मुख्यमंत्री, आप वहीं के वहीं हैं। तो ये लोगों को कुछ बताएंगे कि ये सीक्रेट क्या है, ये फॉर्मूला क्या है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश का मतलब भारत की सुरक्षा, संप्रभुता के प्रति हमारी अखंड निष्ठा होनी चाहिए और लोकतंत्र के जो सबसे सजग प्रहरी हैं, देश की जनता जनार्दन, उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। पार्टी की एक व्यवस्था है, ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका में कार्य करना पड़ सकता है। अगर हमारी राष्ट्रीय निष्ठा है तो हमें जो दायित्व दिया जाएगा हम उसका निर्वहन करेंगे। आज मुख्यमंत्री हैं, कल एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ सकता है। और जहां पार्टी उपयोग करना चाहेगी वहां पर व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हमारी निष्ठा कार्य करने में है और हमने इस
संकल्प को लिया है कि नहीं, व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल है और दल से महत्वपूर्ण देश है, तो फिर हम लोगों को संकल्प के साथ जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर पद नहीं, व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण होता है। अगर वह अपने कार्यों के माध्यम से अपने को साबित करेगा तो उस व्यवस्था का पार्ट बने रहेगा, नहीं तो जहाँ पर वो फिट बैठेगा वहाँ पर उसकी सेवाओं को देश के लिए और समाज के लिए लिया जाएगा। पार्टी उसी सिद्धांत पे काम कर रही है, काम करती है। योगी जी, जब आप 2017 में चुनाव जीतकर आए, मुख्यमंत्री बने, लोग हर जगह परसेप्शन का एक खेल होता है, तो उस वक्त लोगों ने ये ज़रूर सोचा मन में कि योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मंदिर का काम होगा सिर्फ या विकास का काम भी होगा, गवर्नेंस का काम भी होगा। आज 4.5 साल बाद विकास हुआ है, लेकिन शायद विपक्ष को कहीं नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष कहती है कि एक्सप्रेसवे हमने बनाया था, उद्घाटन योगी जी ने किया, हमने नींव लगाई थी, लेकिन दोबारा नींव लगा दी योगी जी ने। मेट्रो के प्रॉमिसेस किए थे, वायदे किए थे, लेकिन मेट्रो आई नहीं, ना गोरखपुर में ना लखनऊ में ही आगे बढ़ी है। विपक्ष को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, विकास के बात जहाँ तक है तो विपक्ष के एजेंडे में विकास तो कभी मुद्दा था ही नहीं, और विकास अगर उनके एजेंडे का पार्ट होता है तो प्रदेश में कहीं दिखता भी। 2017 के पहले 1947 से 2017 ये 70 वर्ष 7 दशक में 2 एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर बने थे, एक यमुना एक्सप्रेसवे और एक आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे। बाकी कुछ भी नहीं हुआ था। एक भी सिटी में मेट्रो नहीं थी 2017 तक। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देश के यानी प्रदेश के अंदर लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए कांग्रेस की सोच ही नहीं थी। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो समाजवादी पार्टी का तो चेहरा विकास का कभी था ही नहीं और उनसे उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए थी। मोहन जी ने विकास की योजनाओं को किस रूप में आगे बढ़ाया हर व्यक्ति जानता है। आज उनको मंचों पे सफाई देने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि अब मुझे अवसर अगर मिलेगा, स्वाभाविक रूप से वो स्वयं कह रही हैं कि मुझे अवसर मिलेगा तो अब मैं अपनी मूर्ति नहीं लगाऊंगी, अब विकास पे ध्यान दूंगी। यानी पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो स्वाभाविक रूप से विकास एजेंडे का पार्ट नहीं था। हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करेगी और 4.5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान हम लोग इस समय 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 5 एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर के एंड तक हम इसको प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करवाएं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, उस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि देश का जो सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में एक है गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक। हम लोग अगले 1-2 महीने के अंदर उसके भी भोजन और कार्य शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, आवागमन के माध्यम मात्र नहीं है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन है ये। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक जो क्लस्टर हैं इसी के आसपास विकसित होने हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का जो प्रयास किया है वह उसके रूप में देखने को मिल रहा है। तो पूछा जाना चाहिए विपक्ष को कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कौन बना रहा है? आखिर हम लोग बना रहे हैं ना। जून 18 में प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने शिलान्यास करवाया था और मई 2017 में मैंने इसकी समीक्षा की थी। लैंड
एक्सप्रेसवे के लिए नहीं थी, क्योंकि टेंडर समाजवादी पार्टी ने दिसंबर 2016 में जारी कर दिए थे, कार्य अवार्ड भी कर दिए गए थे। जब मई तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मैंने पूछा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, कहा साहब जमीन ही नहीं है। फिर पूरे टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त किया गया, पहले 96% लैंड ली गई, फिर टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मुझे देख के ताज्जुब हो रहा था कि जब हम लोगों ने 2018 में, यानी आप देखें नवंबर दिसंबर 2016 और जून 2018, 1.5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टेंडर फिर से जारी किए, और उसमें पहले हमने देखा कि जितना मार्च 2018 में जब टेंडर मांगे गए, देखा हम लोगों ने कि ठीक 15,200 करोड़ रुपए के वाये थे। तो मुझे कुछ शक हुआ, मैंने कभी 1.5 वर्ष के बाद तो बढ़ना चाहिए, आखिर मार्केट बढ़ा होगा। इलीगल माइनिंग हम बंद कर चुके थे, सब कुछ बंद कर चुके थे, कुछ भी गलत काम नहीं होना, जो काम करना एक क्लास का होना है। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि एक्सप्रेसवे की कुछ चौड़ाई बढ़नी चाहिए, कुछ लैंड अतिरिक्त तो हमारे पास होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम वहां पे सेमी बुलेट ट्रेन भी उसके पैरेलल चलाना चाहते हैं, तो ये भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। फिर भी ये टेंडर इतने में क्यों आया, तो मैंने वही पूछा क्या टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई, कहा नहीं, अलग अलग मंगाई गई। तो मैंने कहा इसको निरस्त करो और टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाओ। एक साथ मंगवाई गई, और जब जून 2017 में, मई 2018 में इस कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तो आप देखेंगे 15,200 करोड़ रुपए का वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है, पहले से चौड़ा, पहले से मजबूत, पहले से ज़्यादा अच्छा। ये जो 3-3.5 हजार करोड़ रुपए किसके पास जा रहे थे, कौन इसको हजम करना चाहता था? दाल में कुछ काला था ना। और यही कारण है कि इन लोगों को ये सब पच नहीं रहा है, क्योंकि कार्य तो अब बोल रहा है ना, गंगा एक्सप्रेसवे, इनकी सोच ही नहीं थी, कभी कोई सोच ही नहीं था, क्योंकि विकास एजेंडे का पार्टी नहीं था। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते ही नहीं थे, फुर्सत ही नहीं थी। पता लगता है 11 बजे मुख्यमंत्री सो के उठ रहे हैं, फिर स्नान करने में 2 बज जाते थे, फिर उसके बाद लंच लिया, फिर अपनी मित्र मंडली आ गई। तो सप्ताह में एक बार चले गए 10 मिनट के लिए केवल कार्यालय दर्शन करने के लिए, फिर दर्शन करके फिर चल दिए फिर वापस अपनी मित्र मंडली के साथ। तो ऐसे में 22 करोड़ 24 करोड़ लोगों को आप नेतृत्व नहीं दे सकते, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। आज प्रदेश की 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी है, और कानपुर, आगरा में हम 30 नवंबर तक हमारा प्रयास है कि मेट्रो को हम फर्स्ट फेज की मेट्रो को हम पूरा करके वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सेवा के साथ इन दोनों सिटी को भी हम जोड़ पाएंगे। और भी सिटी में उसके अनुसार हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से सड़कों पे गड्ढे हों, समझ लो उत्तर प्रदेश आ गया। आज उत्तर प्रदेश में जहां से 4 लेन प्रारंभ होगा, वहां से उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो रहा है। तो आप कह रहे जहां हैं पे कि अखिलेश यादव दफ्तर नहीं जाते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाते थे, टेंडर इन्फ्लेट करते थे, ये बड़े सीरियस आरोप हैं। उनका आप पे आरोप है कि आप बुलडोजर सरकार चलाते हैं। रात के अंधेरे में लोगों को, गरीबों के ऊपर उनके घर तोड़े जाते हैं ताकि लैंड एक्वायर हो जाए मंदिर के लिए। देखिए, मंदिर के लिए हम लोगों ने कहीं भी बुलडोजर नहीं चलाए हैं। जो उन्होंने सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया था, व्यापारियों का उत्पीड़न किया था, सामान्य नागरिकों को खूब रौंदा था, उनकी संपत्ति पे कब्जा किया था, उस अवैध और अनैतिक कमाई पर सरकार का बुलडोजर चल रहा होगा, जो नियम के अनुरूप है, कहीं भी नियम के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, किसी ने एनिमी प्रॉपर्टी पे कर रखा है, किसी ने ग्राम समाज की भूमि पे कर रखा है, किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि समाजवादी पार्टी की सहानुभूति जनता के प्रति होती है, तो हो सकता था जनता की सहानुभूति उनके पास होती, उनके साथ जुड़ती है। दुर्भाग्य है उनकी सहानुभूति इन गुंडों और माफियाओं के प्रति है, आज भी प्रदेश की जनता के प्रति नहीं है। इसलिए
इलेक्शन का एजेंडा उन्होंने स्वयं सेट कर दिया है। देखिए, वो जब बोल रहे हैं ना, ये उनकी पीड़ा बताती है, ये उनकी पीड़ा है कि देखिए, कल तक यही गुंडे माफिया इनकी सत्ता का संचालन कर रहे थे और सत्ता उनके सामने जी हजूरी के साथ खड़ी रहती थी, और आज वे सभी भीगी बिल्ली बनकर के किसी कोने में दुबके हुए हैं, तो इनको कहीं बुरा तो लगता होगा ना। योगी जी, अगर इतना कार्य हुआ है विकास का, डेवलपमेंट का, तो फिर ये अब्बा जान की बात कहाँ से शुरू हो गई? पिछले 1 महीने में 3 बार आपने अब्बा जान कहा है। अब देखिए, आज तो चाचा जान भी आ गया है। आज तो चाचा जान राकेश टिकैत से। तो ये अब्बा जान की क्या कहानी है? क्यों आप अखिलेश जी को ये ताने सुनाते मैंने नाम रहते? नहीं लिया किसी का, आप ही ने उनका नाम ले लिया है। वो तो परेशान हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं परेशान कि ऐसी भाषा हमारी नहीं है, हमारे पिताजी को हमने ऐसा कभी नहीं अच्छा, कहा। मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम वोट चाहिए, अब्बा जान से परहेज है, क्यों? क्या अब्बा जान शब्द असंसदीय है? असंसदीय शब्द नहीं है, नहीं है। तो आप अब्बा जान जब कहते हैं तो मुस्लिम समाज की उनको तरफ, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। पर आपका मैसेज क्या है जब नहीं, आप मेरा अब्बा- मैसेज साफ है, मेरा मैसेज बहुत साफ है और प्रदेश की जनता उसको समझ रही है। मेरा मैसेज क्या है, जनता समझ रही है, मुझे केवल जनता को समझाना है। जो एक ना समझ लोग हैं उनको समझाने की आवश्यकता भी नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो इस प्रदेश को एक नया पोजीशन दे। आज भी जो बीपीएल यानी कि गरीबी की स्तर से नीचे जो लोग हैं, वो 29.5% उत्तर प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। नेशनल एवरेज 21 से 22% का है। ऐसा क्यों है? 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों है? आपने, वो कहते हैं कि अपने घोषणा पत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की थी, किसी को यहाँ पर रोजगार नहीं मिला है, इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, निवेश नहीं आया है प्रदेश के अंदर। ऊपर से आप सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इस देश ने पहले देखा है कैसे एक कंपनी, उनका इशारा ईस्ट इंडिया कंपनी को था, एक कंपनी से सरकार बन गई थी। ये सीधा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन है या अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स हैं वो नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, समस्या क्या है, जब कोई समझने का प्रयास करे तो उसको कोई समझाए भी। आप लोग जब अखिलेश जी जैसे नेताओं को मंच पे बुलाते हैं ना, उससे पहले 4 घंटे 8 घंटे तक उनके साथ कोई ट्विटर बैठ करके एक एक चीज़ को रटवाता है कि भैया जी इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। ऐसे बोलेंगे तो उनको ये बताना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यूपी में 2016 में 17% से अधिक था, और हमारी सरकार में यह घट करके 4% तक आया है। और यही नहीं, उनको ये भी बताया जाना चाहिए, यूपी की इकोनॉमी 2015-16 में 5 नंबर 6ठे स्थान पर थी। आज नंबर 2 की इकोनॉमी है देश की यूपी। इसका मतलब यूपी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम जब बढ़ी होगी तब यानी इसका सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है। तीसरा, 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार दी है। एक एक नौकरी बकायदा आंकड़ों में है, कोई इसको नकार नहीं सकता। यूपी के नौजवानों को मिली है ये सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी वो थी जिसको पिछली सरकारें भर सकती थी, लेकिन नियत खराब होने के नाते, क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम था कि ये लोग नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया जो इनकी तमाम विसंगतियों से भरी पड़ी है और कोई पारदर्शिता उसमें नहीं, कोई शुचिता नहीं, इसलिए न्यायालय ने उस पर बैन किया।
बार बार स्टे किए। हमारी सरकार में इन सभी नौजवानों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि नियुक्ति से लेकर के, यानी उसकी पूरी प्रक्रिया, जो उसकी प्रक्रिया थी, भर्ती की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से लेकर के और नियुक्ति प्रमाण पत्र तक कहीं भी किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1947 के बाद से लेकर के 2018 तक उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर समिट ही नहीं हो पाया। फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट हमने यहां पे किया था, और फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट जो यूपी में हुआ, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव अब तक जमीन पर उतर चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2015-16 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, इसके बाद घट करके 12 में आया, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। यानी इसका मतलब हमने जो रिफॉर्म किए थे उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इस कार्य को पहले भी पिछली सरकारें भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी को अवसर मिला था, वो भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि सोच ही नहीं थी, विकास की सोच नहीं थी। विकास की सोच के लिए व्यक्ति को समय लगाना पड़ता है। आप 11 बजे 12 बजे सो के उठेंगे, फिर आराम से अपना लंच करेंगे, फिर अपना शाम को साइकिलिंग करने के लिए निकल जाएंगे, तो अब व्यक्ति की आदत नहीं बदलती है। साइकिलिंग तो अच्छी बात है, फिट इंडिया तो आप भी चला, मैं क्या कह रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन उसका समय होता है, हर चीज का समय होता है। अब एक व्यक्ति जो 45 साल का हो जाए, वो उस उम्र में भी साइकिल लेकर के 3 बजे निकल जाए और घूमने के लिए पार्कों में, 3 बजे घूमने का समय नहीं होता है, पार्किंग का समय, मॉर्निंग वॉक का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता होगा, और उनको पता ही नहीं कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है। तो जब लोगों का नज़ारा ऐसा होगा तो क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जिंदगी भर पप्पू और बव्वा ही बने रहते हैं, तो अब उनको कोई क्या कर सकता है। योगी जी, 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। आपने मुझे सवाल ही नहीं पूछने दिया, मैं यही पूछ रही थी कि ये रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं हम लोग। तो कितनी सीटें आएंगी? 312 थी पिछली बार, और अखिलेश जी बोल के गए 400। मेरा जो ट्रेंड चल रहा है ना, आप मुझसे नोट करके रखना, 350 से कम सीट बीजेपी लेके नहीं आने वाली है, आप इसको नोट करना। 350 आपकी आएंगी, 400 अखिलेश कह रहे हैं उनकी आएंगी। ये इतनी सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आएंगी कहां से? देखिए, अखिलेश जी को पता नहीं गिनती याद है या नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे आए होंगे तो किसी ट्विटर ने रटाया होगा कि भैया 400 सीट पे आप पीछे हैं, इसलिए जो है वहाँ पर ये मत बोल देना, क्योंकि जब उनके सर्वे की टीम जो लगी हुई है, उस सर्वे की टीम ने उनको बताया होगा कि आप तो अभी इतने में पीछे हैं, तो ये बोल मत देना। तो बोला क्या बोलना है, कहते बोल देना कि भाई ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बोल दिए होंगे। उनको भी मालूम है किसकी सरकार बन रही है, उनकी बौखलाहट स्पष्ट झलक रही है। जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को, हम देख लेंगे, देखना क्या है, वो तो जनता उनको देख ही रही है। जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। एक एक बहन और बेटी से पूछो ना, सपा की स्थिति क्या है। देखिए, बच्चे से पूछो, किसी महिला से पूछो, किसी कॉमन मैन को, जिसको किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, उसको पूछो सपा के बारे में क्या उसकी धारणा है। कोई उसे शराफत वाला दल नहीं बोल सकता। सपा का मतलब भय, सपा का मतलब दंगा, सपा का मतलब गुंडागर्दी, सपा का मतलब अराजकता, सपा का मतलब लूटपाट, सपा का मतलब किसी भी सज्जन और संभ्रांत व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, मकानों पर कब्जा करना। ये बीजेपी की सरकार में ये नहीं हो सकता। पर वो कहते हैं MY उनका जो फॉर्मूला है वो मुस्लिम यादव का नहीं है, वो महिला और यूथ का है। तो ये 3 तलाक का विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? 3 तलाक पे मौन क्यों है आज भी? अखिलेश से पूछा जाना चाहिए, 3 तलाक के मुद्दे पर उनका मौन, क्या ये महिला समर्थन, तालिबान का समर्थन जो कर रहे हैं, उन्होंने अपने सांसद को निकाला क्यों नहीं? निकाला नहीं, पर वो कहते हैं कि इस पर तय करेगी रणनीति भारतीय सरकार, और जब हमसे राय मांगेगी हम राय दे देंगे। भारत की सरकार ने देश के अंदर
कोरोना की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन का अभियान 16 जनवरी से प्रारंभ किया और श्रीमान अखिलेश जी पहले ऐसे नेताओं में से थे जिन्होंने इस ड्राइव का विरोध किया था। ये तो देश की सुरक्षा के साथ तब भी खिलवाड़ कर रहे थे। मेन प्रतिद्वंदी इस चुनाव में कौन रहेगा? देखिए, बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हर राजनीतिक दल को अपना चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है और कोई भी आएगा तो चुनाव लड़े, जनता को तय करना है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी वो 12,000 किलोमीटर का उन्होंने तो विज्ञापन जारी कर रहे हैं कि मई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं कांग्रेस में चुनाव टिकट के लिए। तो मई 2022 तक उनके टिकट आएंगे, चुनाव यहाँ पे फरवरी में संपन्न हो चुके होंगे। तो कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी मैं वो वही कह कह रहा रही हूं हैं ना। कि वो लोगों को बताएंगी कि सही वादे कैसे किए जाते हैं, आपने निभाए नहीं वादे। ये तो देश 1947 से देख रहा है। ये वायदे कर करके इनके वायदों से तो देश का ये बेड़ा गर्क हुआ है। आज भारत जिस सम्मानजनक स्थिति में है, ये देश का सौभाग्य है कि देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक यशस्वी नेतृत्व मिला और उस नेतृत्व ने देश को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। हम केवल कांग्रेस से एक बात पूछना चाहते हैं कि वो एक जवाब दे देश को। देश के अंदर लगभग 5 से 6 दशक तक उनको शासन करने का अवसर मिला था, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। ये जो आप गरीबी की बात करते हैं, आज देश के अंदर 2.5 करोड़ गरीबों को मकान देने की नौबत क्यों आई? अगर कांग्रेस ने अपने समय में सचमुच इन गरीबों के जीवन में के लिए, इनके हित के लिए, इनके उत्थान के लिए कार्य किया होता तो प्रधानमंत्री आवास योजना या हर व्यक्ति के पास अपना आवास की सुविधा होती, हर व्यक्ति के पास शौचालय होते, हर व्यक्ति के पास विद्युत का कनेक्शन होता। रसोई गैस के 2004 से 14 तक 10 वर्षों तक देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया और रसोई गैस के सिलेंडर के लिए हर भारतीय परिवार परेशान हुआ। आप लोग भी परेशान हुए होंगे, पता नहीं लाठी डंडा आप लोगों पे चले कि नहीं चले इनकी सरकार के समय। पर वो कहते हैं आपने लेकिन शौचालय बनवा दिए, पानी आता नहीं, आपने गैस दे दी, महंगाई इतनी कर दी। देखिए, हर सुविधा दे रहे हैं और कोरोना कालखंड में 3 महीने तक फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए। ये केवल मोदी जी कर सकते हैं और हर व्यक्ति को ये पाने का अधिकार है और उन्हीं संसाधनों से फ्री में राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भी मोदी जी ही दे रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं दे रही है। कांग्रेस के में तो सब हजम कर जाते थे, यहाँ का पैसा तमाम बाहरी देशों में चला जाता था। देश में जब भी संकट आया, क्या इन लोगों को कभी देश के साथ खड़ा होता हुआ देखा है? कभी भी? कोरोना महामारी के दौरान या फिर कभी कहीं दुर्भाग्य से कोई आपदा आई हो, कभी देखा इन लोगों को? कभी नहीं। उनको भारत की जनता उस समय याद नहीं आती। प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का तो इस समय जितना अपमान कर रहे हैं, आज भी किया है राहुल जी ने, देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। जब केरल जाते हैं तो कहते हैं साहब उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में टिप्पणी करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। तो उनको तो भारत की जनता ने जो जवाब दिया है 14 और 19 में, वह एकदम सही जवाब है। देश की जनता भी उनकी केमिस्ट्री को समझ चुकी है, अब उनको जवाब देने के लिए उसी तत्परता के साथ खड़ी है और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश तो फिर क्यों पीछे रहेगा। पर मंदिर तो जाते हैं, वैष्णो देवी गए थे, तो ठीक बात जय माता दी बोल के आए और उन्होंने आके कहा कि जिस तरह का काम बीजेपी की सरकार कर रही है उससे दुर्गा माँ की शक्ति कम हो रही है। तो वही तो, आदि शक्ति को अपमान कर रहे हैं, देवी देवताओं को। यही इसीलिए तो देखिए, कुछ लोग जिंदगी भर पप्पू और बब्वा ही रह जाते हैं, तो अब उनकी दुर्गति का यही तो आलम है, क्या कोई कह सकता है। लेकिन योगी जी आज भी कहीं ना कहीं फिक्रमंद तो हैं। फिरोजाबाद में 88 बच्चों की मौत हो गई, मिस्ट्री फीवर है, इस पर आपकी सरकार क्या करे? देखिए, मैं तो जन्माष्टमी के दिन ही वहां का विजिट करके आ गया, पूरा इंतजाम करके आया, स्पेशल टीमें वहां भेजी, वो कैंप भी कर रही हैं। मेडिकल कॉलेज में
सारे इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। स्पेशल ड्राइव चल रहा है। ये डेंगू का एक नया स्ट्रेन आया है जिससे मौतें हो रही हैं, और इस समय हमारा डोर टू डोर जो कैंपेन चल रहा है वो इसी बात को लेकर चल रहा है कि जिससे हर संदिग्ध व्यक्ति को समय पे मेडिसिन उपलब्ध हो जाए और उसे हम मेडिकल कॉलेज में लेकर जाएं। जितनी ज़्यादातर मौतें हुई हैं इसमें से 90 से 95% मौतें निजी नर्सिंग होम में या घर में जो लोग अपना उपचार करके लापरवाही कर रहे थे उसमें ज़्यादा मौतें हुई हैं। क्योंकि इस स्टेन में हम लोगों ने देखा डेंगू की तरह ही अगर दूसरे दिन मेडिसिन नहीं ली और हॉस्पिटलाइज नहीं हुए तो सामान्य डेंगू के उसमें क्या देखने को मिलता था कि प्लेटलेट्स काउंट जब 20,000 से कम होता था तो उसके लिए ये होता था कि थोड़ा क्रिटिकल हो जाता था। इसमें 60,000 के प्लेटलेट्स काउंट में भी ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिल रही है, और तमाम अन्य समस्याएं उसमें देखने को मिल रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने वहां पे क्या है कि भाई देखो, आप मेडिकल जो भी पेशेंट है उसको मेडिकल कॉलेज में लेकर के उसका उपचार वहां कराओ, निजी नर्सिंग होम में नहीं, निजी क्लिनिक में नहीं, या घर में ना हो। हम लोगों को बोल रहे हैं, टीमें भी हमारी लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आज ही फिर मैंने 2 नई टीम वहां के लिए रवाना की है, एक मेडिकल एजुकेशन से और एक मेडिकल हेल्थ से, कि ये वहाँ कैंप करेंगी, वहाँ पर लगातार वो करेंगे। हर एक मौत हमारे लिए दुखद है, हमारी संवेदना उन परिवारों के प्रति है, और मैं फिर अपील करूंगा कि हल्केपन से न लें। ये सीजन ही उस प्रकार का है, बरसात का पानी घर में किसी भी बर्तन में जमा होगा, गमले में जमा होगा, या फिर लोग अक्सर कहीं टायर रखा होता है उसके अंदर जमा होगा, कहीं भी कोई बरसात का जल जमा होगा। हम उसको तत्काल साफ करें, घर के अंदर हम साफ करें, बाहर प्रशासन कर रहा है, हमारे नगर निगम के सफाई कर्मी लगे हुए हैं, अन्य लोग लगे हुए हैं। सरकार अपने स्तर पर अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चला रही है और इसको लेकर के भी कर रही है। लेकिन कल्पना करिए कि सरकार ने समय रहते इसको नियंत्रित भी किया है। फिरोजाबाद में भी नियंत्रण में है, मथुरा में भी नियंत्रण में है, आगरा में भी नियंत्रण में है, कानपुर में भी नियंत्रण में है, वाराणसी में भी नियंत्रण में है। जो 5-6 जगह डेंगू का ये प्रकोप देखने को मिला था उसको फैलने नहीं दिया। इस सरकार ने ही इस पर भी कार्रवाई की है, किसी और ने नहीं किया है। योगी जी, आपने मथुरा की बात की तो मथुरा से मुझे याद आया कि आपने वहाँ नॉन वेजिटेरियन खाना बंद कर दिया है, शराब की बिक्री बंद कर दी है। विपक्ष ये भी कहती है कि आपका सबसे बड़ा शौक रहा है पिछले 4.5 साल में कि आप नामों का परिवर्तन कर देते हैं। अयोध्या बन गया, प्रयागराज बन गया। विपक्ष को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरे तो शौक उत्तर प्रदेश की जनता जिसको पसंद करती है, जो उत्तर प्रदेश की जनता को जो अच्छा लगता है, जो उनकी रुचिकर है, जो उनका शौक है, वही मेरा भी शौक है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। एक दूसरा, मथुरा वृंदावन, मथुरा हमारी 7 पुरियों में से एक महत्वपूर्ण पुरी है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए पवित्र नगरी है। हम लोगों ने इससे पहले वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, 5 यानी 7 ऐसे जो वहाँ के नगर थे, उन पवित्रों को सभी तीर्थ स्थल उन्हें घोषित किया था, और घोषित करते हुए उन सभी में हम लोगों ने मांस, मदिरा, इन सभी को पूरी तरह बैन कर दिया था। मथुरा में भी इसकी आवश्यकता महसूस हो रही, तो हमने कहा भी जन्मभूमि और उसके आसपास के एक दायरे को लेकर के 22 वार्डों को 10 किलोमीटर के दायरे को लेकर के हमने इसको वहाँ लागू किया है, और उसका वहाँ पर जनता ने इसको हाथों हाथ लिया, उसका स्वागत भी किया है। ये उन जन भावनाओं का सम्मान है जिस भाव के साथ इस देश का श्रद्धालु जन जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए मथुरा में आता है, या वृंदावन आता है, या बरसाना जाता है, या नंदगांव जाता है। सरकार ने उसी भाव के साथ किया है। वैसे लोग शाकाहारी रहेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ईटिंग व्हाट यू वांट, ये तो हम रोक कहाँ रहे हैं? अपने घर के अंदर जिसको जो करना है करें ना, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पे नहीं। हमने तो इलीगल स्लॉटरिंग भी रोकी है। तो अब कोई ये कहेगा कि क्या यानी किसी एक मूक जानवर की जान आप चौराहे पे ले लेंगे बिना स्वास्थ्य
का ध्यान रखे हुए आप इसको करेंगे, तब तो आप जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरकार कैसे इसको परमिट कर देगी? वैसे भी सरकार ने तो 2017 में जब मैं आया था, मैंने तो सबसे पहले यही काम किया था, इलीगल स्लॉटरिंग बंद होगी, बंद हो गया। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से आपको शायद मुश्किल हो सकती है। ये भी सवाल उठाया गया है कि आपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों की आय डबल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। हम 2022 में जब चुनाव में जाएंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसानों की आमदनी दुगनी, लगभग दुगनी हो चुकी होगी। और अगर एक एक आंकड़े आपके सामने मैं गिनाऊं, हो सकता आपके पास समय ना हो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि किसानों की आमदनी कितनी दुगनी, कितना हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि 2022 से पहले हम किसानों के सामने, किसान जब प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे तो ये कह करके जाएंगे कि हमने इस दौरान आपकी आमदनी को दुगना किया है, और ये आंकड़े हैं। तो आंकड़ों का इंतजार रहेगा योगी जी? आंकड़ों का इंतजार नहीं, हम आंकड़े आज ही हम उपलब्ध करा देते हैं। आंकड़ों का इंतजार रहेगा, क्योंकि सवाल कई पूछे गए, पर आज आपने हर सवाल का बेबाकी से और बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं। मन करता है, शायद दर्शक भी चाहेंगे कि ये सिलसिला सवाल जवाब का जारी रहे, लेकिन समय की पाबंदी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे नवनिर्माण मंच पर आने के लिए। जाते जाते बस एक छोटा सा सवाल है, पत्रकारों का खास सवाल है कि सबसे ज़्यादा चलने वाली उत्तर प्रदेश की एक खबर है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है। तो कैबिनेट एक्सपेंशन जब होगा तो सबसे पहले खबर आप ही के पास आएगी। लेकिन चुनाव होगा कि कैबिनेट एक्सपेंशन चुनाव से पहले होगा के बाद? मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी खबर आएगी वो पहले आप लोगों को जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मीडिया तो एक सशक्त माध्यम है जनता तक खबरों को पहुंचाने का। तो आम जनमानस तक उस खबरें को पहुंचाने के लिए हमें खबर तो आप ही लोगों को देना होगा, और जरूर जब समय आएगा जरूर देंगे, इंतजार करिए। और तब तक जनता को अच्छी अच्छी खबर दीजिए कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है। एक खबर आप पहुंचाते जाइए, मंत्रिमंडल का गठन अपने आप हो जाएगा। मैं नव भारत नव निर्माण मंच को अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश।